एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दो धर्म और बवाल। टीसीएस की कंट्रोवर्सी राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है और इस बीच मौका मिल गया है गोदी मीडिया को फिर से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का। लव जिहाद के बाद अब कॉर्पोरेट जिहाद के नाम का नया चूरण बांटा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे अब इस मामले की कली खुलती जा रही है, सही फैक्ट सामने आ रहे हैं। तो चलिए आइए इस मामले को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निदा खान की, जिसका सबसे ज्यादा मीडिया ट्रायल इस वक्त चल रहा है। निदा को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया गया और ये दावा किया गया कि वो एचआर ऑफिशियल थी जिसने विक्टिम महिलाओं की शिकायतों को दरकिनार करने का काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर यह इल्जाम भी लगाया गया कि उसने इस पूरे रैकेट में, कन्वर्जन रैकेट में, बतौर एक फैसिलिटेटर का काम किया। यानी कि वो हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के जाल में फंसाने में मदद करती। और भी इसी तरीके के नाप शनाप दावे के बीफ खिलाना, नमाज पढ़वाना, रोजे रखवाना, जबरदस्ती मुस्लिम प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, उस पर इस तरीके के बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। लेकिन जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो मीडिया ट्रायल की बातों से एकदम उलट हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निदा खान के डेजिग्नेशन की। अब ये साफ हो चुका है कि निदा एचआर ऑफिशियल नहीं थी, बल्कि एक टेलीकॉलर की ही नॉर्मल सी पोस्ट पर काम करती थी। खुद टीसीएस ने बयान जारी कर इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है। वो प्रोसेस एसोसिएट के पद पे थी। टीसीएस ने साथ में ये भी कहा है कि उसका लीडरशिप का कोई रोल ही नहीं था। यानी कि वो उस लेवल पे थी ही नहीं कि वो कुछ किसी मामले में दखल देती या असिस्ट करती किसी। इस मामले में एनडीटीवी ने भी एक रिपोर्ट की है। उनको बाकायदा निदा खान का सस्पेंशन लेटर मिला है। उसमें यह बताया गया है कि वो निदा को 9 अप्रैल को हुई इसी मामले के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। तो डेजिग्नेशन वाला झूठ तो यहाँ पे साफ हो जाता है। और इसी के साथ ही दूसरा झूठ भी पकड़ा जाता है। दूसरा झूठ वही शिकायतों को दबाने का। तो क्योंकि वो लीडरशिप रोल में थी ही नहीं और एचआर या किसी पॉश कमेटी की या एथिक्स कमेटी की किसी की मेंबर थी ही नहीं, तो उसका कोई रोल ही नहीं बनता। निदा के वकील बाबा सैयद ने भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उजागर किए हैं इस मामले में। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 8 एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन निदा का नाम सिर्फ एक एफआईआर में है। ये वही दानिश शेख जो इसमें मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, उसी में ही उसका नाम है। लेकिन निदा पे जो चार्ज लगा है वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत करने का है। एफआईआर के मुताबिक निदा ने हिंदू देवी देवता शिव और पार्वती को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और ये मामला उसी के तहत दर्ज किया गया है निदा के खिलाफ। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इस मामले में पूरी 8 एफआईआर दर्ज हुई है। फोर्सफुल कन्वर्जन, बीफ खिलाना, नमाज पढ़वाना, रोजे रखवाना, लव जिहाद या कॉर्पोरेट जिहाद जैसी बातें जो मीडिया ट्रायल में चलाई गई है, इनमें से एक भी बात किसी एफआईआर में दर्ज है ही नहीं। किसी में भी नहीं, मतलब 8 में से किसी एक एफआईआर में भी नहीं। बाबा सैयद ने यह भी बताया कि निदा के खिलाफ जिस धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है उसमें अधिकतम सजा 3 साल की होती है। और ये फैक्ट भी है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए अधिकतम सजा 3 साल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो मीडिया ने जहां निदा को इतना बड़ा मास्टरमाइंड बताया है और इतनी बड़ी साजिश का करता धरता बताया है, आखिर उसके खिलाफ इतनी गंभीर धाराओं में केस दर्ज क्यों नहीं? अब बात करते हैं पॉश कमेटी की। तो किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में एक पॉश कमेटी होती है जिसका काम ये सुनिश्चित करने का होता है कि महिलाओं के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बना रहे, हैरेसमेंट को वर्क प्लेस पे रोका जा सके। इसका काम यही चीज देखने का होता है। पॉश कमेटी की मेन जिम्मेदारी आमतौर पर एचआर डिपार्टमेंट की होती है। जो एचआर ऑफिशियल्स होते हैं वही आमतौर पर इसके मेंबर्स होते हैं। अब इस केस में मीडिया के जरिए आपने मुसलमानों का नाम तो भर भर के सुना होगा कि कितने आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं वो मुसलमान ही है ज्यादातर। लेकिन एक नाम अश्विनी चैनानी का भी है। ये कौन है? ये है मेन एचआर ऑफिशियल। ये पॉश कमेटी का मेंबर भी था। आरोप है कि अश्विनी को लगातार शिकायतें मिल रही थी, लेकिन उसने कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय इस मामले को दरकिनार करने की कोशिश की। लेकिन टीसीएस ने बयान जारी कर जो एक अहम खुलासा किया है उससे ये जानकारी मैच नहीं होती। टीसीएस ने यह भी कहा है कि शुरुआती जांच में एथिक्स चैनल पे या पॉश चैनल पे किसी भी तरीके की कंप्लेंट मिली नहीं। अब अगर टीसीएस की बात को सही माने तो यहाँ पे एक ये मामला भी बनता है कि अश्विनी चैनानी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि जब कोई शिकायत उस पर पहुंचेगी नहीं तो वो कार्रवाई क्या करती। बहरहाल ये सब अब जांच का विषय है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो नए फैक्ट्स भी सामने आते ही रहेंगे। अब चलते हैं इस केस के मुख्य आरोपी दानिश की तरफ। दानिश एक शादीशुदा आदमी, 2 बच्चों का बाप, और उसी का ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस फसाद की सारी जड़ है। उसके खिलाफ शादी का झांसा दे करके रेप का मामला दर्ज हुआ है। अब यहाँ पे एक बात तो साफ है कि शादी का झांसा दे करके रेप का मुकदमा दर्ज होने से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात तो कंफर्म होती ही है। अगर ये सिर्फ रेप या हैरेसमेंट वाला केस होता तो शादी की बात एफआईआर में कहीं दूर दूर तक होती ही नहीं। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग मोड़ आया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट इसको उजागर करती है। तो मामले में जो 7-8 लोग गिरफ्तार हुए उन्हीं में से एक मुस्लिम आरोपी की पत्नी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कुछ अहम खुलासे किए हैं। आरोपी की पत्नी का दावा है कि इस मामले में बाकी लोगों को बेवजह घसीटा गया है। ये मामला दानिश और पीड़ित लड़की के बीच का था और उनका रिलेशनशिप खराब होने के कारण इस पूरे मामले ने इतना तूल पकड़ा है। महिला ने यह भी बताया कि ऑफिस में सभी को दानिश और पीड़ित लड़की के रिलेशनशिप के बारे में पता था। अच्छा, इस मामले में एक नया वीडियो भी सामने आया है और इस स्पेसिफिक वीडियो को लेकर के जैसे गोदी मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया है
उसको देख करके मेरी हंसी नहीं रुकी। तो वीडियो में क्या है, इस मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम है तौसिफ। तो वीडियो में तौसिफ दिख रहा है जो एक शख्स को टोपी पहना रहा है। अब वीडियो में तौसिफ टोपी के बारे में कुछ बता भी रहा है, टोपी की तरफ इशारा करके वो शायद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि टोपी कहाँ से ली गई और क्यों पहनाई जा रही है। सम्मान वर्ड भी सुना जाता है कि शायद वो बंदा उसके घर पे आया तो सम्मान एक तरह से देने के लिए वो टोपी पहनाई, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा है इस वीडियो में क्यों, क्योंकि ऑडियो क्लियर नहीं है। आप में से किसी को अगर सुनाई दे इस वीडियो में पूरी बात तो कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन वीडियो में जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज दिख रही है उसको लेकर के कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये किसी तरीके का फोर्सफुल कन्वर्जन चल रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि जो बंदा है वो तौसिफ का कलीग है और टीसीएस ऑफिस में काम ही करता है। अब मीडिया ट्रायल में दावा किया जा रहा है कि ये टोपी पहनाकर जबरन धर्म परिवर्तन करने का काम किया गया है, लेकिन ये बात कहीं से भी हजम होने लायक है नहीं। धर्म परिवर्तन के लिए किसी को अगर इस्लाम में आना है तो उसकी पहली शर्त यही होती है कि उसे कलमा पढ़ के डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो मुसलमान हो गया। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल, ये बेसिक प्रोसेस है। वीडियो में इस तरीके की कोई भी घटना होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा वीडियो में जो बंदा टोपी पहन रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं भी ये नहीं लग रहा कि उसके साथ किसी तरीके की जबरदस्ती की जा रही है। की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो वो बेहद कंफर्टेबल नजर आ रहा है। वो टोपी आराम से पहनता भी है, बाकायदा तौसीफ से हाथ भी मिलाता है, गले भी मिलता है और फिर बैठ जाता है। अब ये किस तरीके का फोर्सफुल कन्वर्जन है, ये जरा समझ से परे की बात हो रही है। इसके अलावा वीडियो जिस लोकेशन पे शूट हुआ है उसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये टीसीएस का ऑफिस तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। ये भी दावा किया जा रहा है कि वीडियो तौसिफ के घर का ही है और ये मोस्ट प्रोबेबली सच हो भी सकता है। जाहिर सी बात है तौसिफ ने उसको अपने कलीग को अपने घर बुलाया हो, किसी दावत में किसी भी पार्टी कोई ओकेजन रही होगी और बतौर आदर सत्कार उसको वो टोपी पहनाई हो, लेकिन खैर मीडिया ने उसी को ही टोपी पहनाने का काम अब किया जा रहा है। इस मामले की पूरी सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस बात पे क्लैरिटी मिल ही रही है कि ये कहीं से भी धर्म परिवर्तन, नमाज पढ़वाना, फोर्सफुल कन्वर्जन, रोजे रखवाना, बीफ खिलाना तक जो बातें मीडिया ट्रायल में की गई है उनका इससे कोई संबंध है ही नहीं। अगर होता तो एफआईआर में कहीं तो ये बातें आती, लेकिन एफआईआर में भी ये बातें, ये दावे नहीं किए गए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस तरीके के सैकड़ों केस आते हैं, कई मामले खुलकर सामने आ जाते हैं तो कई दबा दिए जाते हैं। मेरी कोशिश ये बात कह करके आरोपियों को क्लीन चिट देने की नहीं है। इस बात की पूरी आशंका है कि जो आरोपी हैं उन्होंने अपनी महिला सहकर्मियों के साथ छेड़छाड़ या किसी तरीके का हैरेसमेंट किया हो, लेकिन मीडिया ट्रायल जिस तरीके से इसको एक संगठित कन्वर्जन रैकेट बताने की कोशिश कर रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस मामले ने मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाने के साथ साथ टीसीएस की साख खराब करने का भी काम किया है। ये केस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुस्लिम प्रोफेशनल के साथ डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने में ईंधन का काम करेगा। मुस्लिम प्रोफेशनल्स की ग्रोथ, उन्हें जॉब मिलना और तमाम तरीके के जो भी पर्सपेक्टिव है उनको हर एक पहलू को ये असर करेगा। महाराष्ट्र के तो एक मंत्री हैं नीतीश राणे, अपने एंटी मुस्लिम बयानों के लिए ये हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। इन्होंने तो बाकायदा कहा है कि कंपनीज जो हैं वो हिंदूज को प्रेफरेंस दे जॉब देने। बहरहाल मेरी कोशिश थी इस मामले में आपके सामने सभी फैक्ट्स को सही तरीके से रखने की। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।